हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट करेंगे। यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 84 तक कर रखा है, 85 करेंगे। और टाइम शेड्यूल मैंने कल ग्रुप पर बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ग्रुप पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है शाम को, उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि पढ़ाई उपयोगी होती है और मैं ऐसे कोशिश करती हूँ जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ उसको आपको कहीं और खोजना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं होम साइंस यूथ प्रैक्टिस सेट। और आप लोग को कोई भी समस्या होगी तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में, या आप लोग टेलीग्राम पर, या आप लोग जो है मेरे ग्रुप पर कहीं भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई सेंटीमीटर में एक औसत महिला के लिए होती है। ठीक है, एक औसत महिला फर्श पर खड़ी होती है तो उसके पीछे की ऊंचाई कितनी होती है। औसत महिला की बात की जा रही है। 45 से 50, 55 से 50 से 55, 40 से 50 और 61 से 76 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कि कितनी हो सकती है। तो औसत महिला तो जो है जो इसमें दिया हुआ है डी, लेकिन मैं डी नहीं मानूंगी, क्योंकि जो है जो पुलिस की भर्ती होती है या फौज की भर्ती होती है उसमें भी जो औसत महिला की लंबाई ली जाती है वो ली जाती है आपकी 54 से लेके और 57, 58 ऐसे चलता। मतलब आप यहाँ से लेके ऊपर चाहे जितने हो, लेकिन 54, 55, 56 ही आपको होना चाहिए। तो इसलिए मैं मानूंगी कितना इसको। यहाँ पर अगर होता आपका क्या 55 से 60, तो मैं इसको मानती। फिलहाल ये है नहीं, इसलिए मैं इसको मानूंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भवन निर्माण नक्शा जो 1:1000 माप तैयार किया जाता है क्या कहलाता है। भूखंड योजना, धरातल योजना, भूदृश्य योजना, सर्विस योजना। भवन निर्माण नक्शा मतलब आपका भवन निर्माण का ये आपका पेज रहता है, इस पर आपके भवन निर्माण का नक्शा बनता है। ठीक है, तो ये आपके ज़मीन होती है, जो ज़मीन 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 3 बिस्वा, 5 बिस्वा जिसके पास जो होती है वो ज़मीन पर जो है नक्शा बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको धरातल योजना हम लोग बोलते हैं। ठीक है, धरातल योजना बोलते हैं। ठीक, दीवार और छत को हल्के रंग निष्प्रभ पेंट के साथ पेंट रंग करने से कमरे का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, रंग हल्का होने पर भी निष्प्रभ पेंट उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, अब इसको आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों असत्य है। ए सत्य परंतु आर असत्य है, ए असत्य परंतु आर सत्य है। कहने का अर्थ ये है कि आपका जो छत है उसका जो है जो कलर है वो हल्का हो और जो आपकी दीवारें हैं वो डार्क कलर की हो। ठीक है, ऐसी निष्प्रभ मतलब जो कि गहरे कलर की जो है दीवारें हों, तो उनके लिए क्या अगर ऐसे कमरे को पेंट करेंगे तो क्या आकार छोटा होगा, या रंग हल्का होने पर भी निष्प्रभ पेंट उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, या रंग हल्का होने पर भी जो निष्प्रभ पेंट होता है वो उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके, मतलब कि जो गाढ़ा पेंट है वो आपका अच्छा प्रभाव उत्पन्न करके भी कमरे का जो है सारा प्रकाश अवशोषित कर लेगा। सही बात है, जब गाढ़ा कलर होता है तो क्या करते हैं, प्रकाश सब अवशोषित हो जाता है। जब हल्का कलर होता है तब क्या होता है कि रिफ्लेक्ट करके प्रकाश दिखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए और आर आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर आपका दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जब किसी भवन का घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है तो बाह्य संरचना पूर्ण हो जाने से यह आवश्यक नहीं कि उद्देश्य पूरा हो गया हो। भवन में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं उसे घर बनाती हैं। कहने का मतलब ये कि एक हॉल बना दिया जाए, मान लो आपकी 2 बिस्सा की ज़मीन है, उसमें पूरा हॉल बना दिया जाए, चारों दीवार तैयार कर दी जाए, तो क्या वो रहने योग्य घर हो जाता है। तो वही पूछा जा रहा है। आपको क्या क्या चाहिए वो आप बताएं, क्या क्या चीज़ें चाहिए बताएं। दीवार की सज्जा चाहिए, जलपूर्ति साधन चाहिए, नमी चाहिए, ताप नियंत्रण उपकरण चाहिए, क्षैतिज परिचालन चाहिए। अब आपको बताइए कि क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए,
जल पूर्ति के साधन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जल पूर्ति के साधन चाहिए आपको। जल पूर्ति के साधन के साथ साथ आपको जो है उसमें जो है आपको ताप नियंत्रण उपकरण आपको चाहिए, यानी कि आपको लाइट भी चाहिए। क्षैतिज परिचालन, मतलब कोई भी चीज़ है आपकी तो वो लेटी हुई परिचालिकी चाहिए, मतलब कि वो सारी चीज़ें इसको चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ दीवार जब बन जाएगी तो सज्जा तो बाद में हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, जल पूर्ति के साधन चाहिए, ठीक है। ताप नियंत्रक उपकरण चाहिए, ठीक। क्षैतिज परिचालन चाहिए, ठीक है। और आपको जो है क्या करते हैं, जब जल साधन हो जाएंगे तो नमी की कोई मतलब नहीं रह जाता। तो दूसरा, चौथा और पांचवा, ये आपका ऑप्शन सही जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वे विंडो भवन की दीवार के सिरे से बाहर की ओर खुलते हैं। वे विंडो भवन की दीवार की ओर से बाहर की तरफ खुलते हैं, ठीक है। इसे इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया है कि फ्लोर एरिया को बढ़ाया जाए ताकि बैठने की जगह अधिक हो, ठीक है। तो वे विंडो दीवार के सिरे से बाहर की ओर खुलते हैं, ये सही बात है। ये इस दृष्टिकोण से जो है प्रारंभ किए जाते हैं कि जो है आपके फ्लोर एरिया को जो फ्लोर एरिया है उसको क्या किया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए। तो बे विंडो जो होती है वो इस प्रकार से होती है। बे विंडो का अर्थ क्या होता है कि इनको लगाया इसलिए जाता है ताकि जो कमरे का एरिया है वो बड़ा दिखे, बड़े के साथ साथ खूबसूरत दिखे। इसलिए नहीं लगाया जाता कि बैठने की जगह ज़्यादा हो, तो बैठने की जगह ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं। मान लीजिए बेड ही वहाँ पर आपका रख दिया गया दीवार से सटा के, और बे विंडो का मतलब होता है विंडो बाहर खुलती है, ठीक है। तो वो आपको खासकर आपका ये बालकनी के साइड में दिखेगा, आपको पिछली दीवार में दिखेगा, या टीवी में आप मूवीज़ वगैरह देखिए तो वे विंडो बहुत रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही है और ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु, दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानांतरण करना क्या कहलाता है, ठीक है। भवन है उसके अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो है रसोई को आपके दक्षिण पूर्व में होना चाहिए, पूजा का कमरा आपका उत्तर पूर्व में होना चाहिए, सोने वाला कमरा जो मुखिया का हो पश्चिम उसमें होना चाहिए, दक्षिण में होना चाहिए, ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आमुखीकरण, भौतिक विशेषताएं, कमरे का फैलाव और समुद्रीकरण। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आमुखीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। कला के तत्व, यहाँ तक बात आई आपकी आंतरिक सज्जा, थोड़ा सा फर्श वर्श के बारे में बात हो गई, थोड़ा सा कमरे वमरे के बारे में, अब कला की बात हो रही है। आकारों की श्रेणी या सामंजस्य पाने की एक तकनीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुपात, बल, श्रेणीकरण और संतुलन। तो आकारों के श्रेणी को सामंजस्य पाने की तकनीक को बोलते हैं अनुपात। सही अनुपात में कोई कार्य होगा तभी क्या होगा, सामंजस्य बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अनुलंब या अनुप्रस्थ का विकिरणी रेखाओं के मिलाव से आकार निर्मित होता है। अनुलंब, ठीक है, अनुलंब, अनुप्रस्थ ऐसे हो जाता है, अनुप्रस्थ बोलते हैं जो है अनुलंब हो या अनुप्रस्थ काट हो, ठीक है। अनुप्रस्थ काट गोल भी माना जाता है। तो कैसा हो जाता है बताना है आपको। वृत्त मतलब गोलाकार या त्रिकोण, वर्ग कोई नहीं। तो मैंने बताया अनुलंब आपका ऐसे, और आपका क्या हो जाता है जो है आपका अनुप्रस्थ जो है ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, तो उसमें त्रिकोण आ जाता है, ठीक है, त्रिकोण। यदि आकार, रंग और रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती हैं उसमें कला के किस अंश का प्रयोग होता है, केंद्रीय बिंदु, अवधारणा, नमूना, संतुलन। यदि आकार, रंग और रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती हैं तो संतुलन बैठाया जाता है, संतुलन को देखा जाता है, ठीक है, कि जो है यहाँ पर सही है, यहाँ पर गलत है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा। कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, अनुपात, फीकी दीवारों और छत के साथ गाढ़े रंगों की सजावट, संतुलन, फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंग का छितराना,
प्रयोग रिदम हल्के, रिदम मतलब लय, रिदम हल्के नीले रंगीन दीवार वाले कमरे में नीले रंग का सोफा, आकर्षण केंद्र, सफ़ेद दीवार पर क्रीम रंग की पेंटिंग। आपको ये बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है और बताएं। कमरे में रंग प्रयोग करने के लिए आप कौन सा तरीका सही नहीं है? तो देखिए, फीकी दीवारों के साथ छत का गाढ़े रंग का होना अच्छा होता है, ठीक है। अब इस समय नई पेंटिंग देखिए, या दीवारें फीकी हल्के कलर की होती, छत गाढ़े कलर का होता है। संतुलन, फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंग को छितराना, फीके रंग का कमरा है और उसमें हल्का सा कहीं कहीं गाढ़ा रंग का फूल पत्ती बना देना। रिदम, हल्के नीले रंग की दीवार वाले कमरे में गाढ़े नीले रंग का सोफा बहुत अच्छा लगेगा, और सफ़ेद दीवार पर क्रीम रंग की पेंटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो पता ही नहीं चलेगी। इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्ति करती हैं? समस्तरी रेखाएं, विकिरणी रेखाएं, ऊर्ध्वाकार रेखाएं, वक्र रेखाएं, ठीक है। इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्ति करती हैं? तो आपकी जो वक्र यानी कि टेढ़ी रेखाएं होती हैं वो आपकी क्या करती हैं? वक्र नहीं, विकिरणी। विकिरणी मतलब छितराना, पूरे जो है कमरे में फैलना, उसको विकिरणीकरण बोलते हैं। तो जो आपकी ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसी रेखाएं होती हैं, ये आपकी सक्रियता, गति, शक्ति को अभिव्यक्ति करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अरीय संतुलन का उदाहरण है? वैकल्पिक रंगीन टाइल्स, विशाल केंद्रीय चित्र, सारी बॉर्डर पर मैटिफ आवृत्ति और चक्र के अर। कौन सा अरीय संतुलन है? अरीय मतलब किनारी का संतुलन, अरीय मतलब किनारे का संतुलन। तो साड़ी बॉर्डर पर मैटिफ की आवृत्ति, ठीक है। अरीय मतलब होता है किनारी। हम लोग के यहाँ बोलते हैं, देसी कहावत है कि अरे उतना दूर कहीं खड़ा हो भैया, कौन अरारिक छिटकी पड़त बा। अरारा मतलब किनारा, ठीक है। अरारा मतलब किनारा, अरीय मतलब किनारिये, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला के किस तत्वों में बदलाव के उदाहरण है? सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला के किस तत्व के बदलाव में उदाहरण है? कहने का मतलब ये है, सैंड पेपर किस प्रकार से, तो आप छूते हैं तो कैसा फील होता है? प्लेन, खुरदुरा, एकदम से सपाट, ऐसे मतलब कोई फीलिंग नहीं आती, मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब ओके ओके। तो टेक्सचर पता चलता है सैंड पेपर में, ठीक है। कॉटन से भी टेक्सचर, फैब्रिक भी हम लोग हाथ से रगड़ के साड़ी वगैरह देखते हैं, अरे ये तो सिफॉन है, अरे ये तो बहुत खरखरा रही है, ये तो पहनने पे जो है अजीब सा फीलिंग आएगा, तो ये होता है। आकार, लाइन, कला, ये सारे सैंड पेपर में नहीं पता चलते हैं और ना लगाए जाते हैं। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए दीवारों पर खड़ी लाइनें, क्षितिज के समांतर आड़ी धारनियाँ, प्रणामी रंग और लंबे पर्दे, ठीक है। तो जब आपको कमरे की बढ़ी हुई, कमरे को बड़ा दिखाना चाहिए तो पहले तो कमरे का हल्का कलर होना चाहिए। दूसरा, दीवारों पर ऐसे तरीके से कोई चीज़ करनी चाहिए कि आपके दीवारों पर जो है खड़े रंग की डिज़ाइन बनी हो, ठीक है। खाली दीवार हल्के रंग की हो तो कमरा बड़ा दिखता है, लेकिन अगर खाली दीवार हल्के रंग की नहीं है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो लंबे पर्दे मतलब जो खिड़की से लेकर नीचे तक के पर्दे लगते हैं, वो लंबे वाले पर्दे, और साथ साथ आपकी दीवारों पर खड़ी लाइनें। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो दीवारों पर खड़ी लाइनें और लंबे पर्दे, ये यहाँ पर ए और डी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? संतुलन और लय क्या है? मौलिक व्यवस्था, कला के तत्व, डिजाइन के सिद्धांत, आंतरिक डिजाइन के घटक। तो संतुलन और लय क्या है बताएं जरा। तो संतुलन और लय डिजाइन के प्रकार है। डिजाइन के कितने प्रकार होते हैं? उसी डिजाइन के प्रकार में संतुलन और लय आता है, ठीक है। तो क्या है? डिजाइन के आपके सिद्धांत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चुन्नट, तह या नमूना में केंद्र बिंदु से चमकता है। ऊर्ध्वाधर संतुलन, अर्ध व्यवसायी संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, औपचारिक संतुलन। तो चुन्नट, तह या नमूना में केंद्र बिंदु से क्या लगता है? ये आपका ऊर्ध्वाधर मतलब कि घुमावदार संतुलन लगता है, ठीक है, या अर्ध व्यवसायी या अर्ध ऊर्ध्वाधर संतुलन लगता है। अनौपचारिक या औपचारिक। अनौपचारिक और औपचारिक का कोई मतलब नहीं है। जब चुन्नट डालते हैं हम
तो जो आपकी चुन्नट होती है वो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है चुन्नट, ठीक है। तह लगाते हैं तो तह कपड़ा करते हैं तो इस प्रकार में कपड़ा आ जाता है, या कोई नमूना बनाते हैं तो केंद्र जो बिंदु है, मान लो ये केंद्र बिंदु है आपकी कपड़ा चौपड़ या ये केंद्र बिंदु है, तो ये क्या हो जाता है आपका अर्ध व्यवसायीय संतुलन हो जाता है, ठीक है, या ऊर्ध्वाधर संतुलन हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब जो है हम लोग कपड़े को जो है फोल्ड करते हैं और उसको दबा देते हैं, चुन्नट डाल देते हैं, वैसे भी दबा देते हैं, तो परिधान की सेफ फिटिंग के लिए जो हम लोग जो है चीज़ें रख लेते हैं, मतलब फोल्ड करके रख दो कपड़ा अच्छे से रहेगा, चुन्नट डाल दो कपड़ा अच्छे से रहेगा, तो जो है वो जो आपका वो रहता है वो आपका क्या होता है, वो अर्ध व्यवसायीय संतुलन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब इनपुट और आउटपुट दोनों उचित रूप से संतुलित हैं तो मानव मशीन प्रणाली एमएमएस अत्यधिक प्रभावी है, ठीक है। जब इनपुट और आउटपुट दोनों उचित रूप से संतुलित हैं तो मानव मशीन प्रणाली एमएमएस अत्यधिक प्रभावी है, ठीक है। मानव मशीन प्रणाली एमएमएस में केवल मानव और मशीन शामिल होते हैं। तो इसमें क्या है कि मानव मशीन प्रणाली जो है वो अत्यधिक प्रभावी सही है। मानव मशीन प्रणाली में केवल मानव मशीन शामिल है ऐसा नहीं है। मानव मशीन प्रणाली का मतलब होता है कि मानव और मशीन के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा जो है व्यक्ति मानव अच्छा काम कर रहा है या मशीनीकृत जो मशीन वाले हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसको देखने का काम, और उसके साथ साथ भी जो है और भी चीज़ों को चेक किया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है मैन मशीन सिस्टम या सर्विस, ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एमएमएस का। तो ऑप्शन ए सही है, परंतु आर इसकी सही व्याख्या या गलत है, दोनों में से एक भी आप बोल सकते हैं। प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य क्या कहलाता है? एलिवेटेड नक्शा, क्रॉस सेक्शन नक्शा, 3 आयामी नक्शा, भूतलीय 2 आयामी पर्सपेक्टिव नक्शा। क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो जब प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है, मतलब कि आपका ये है कि यहाँ पर मकान ये लीजिए नक्शा, इस प्रकार से मकान बनेगा, चित्र बना दिया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? एलिवेटेड, क्रॉस सेक्शन, 3 आयामी मतलब 3D, या भूतलीय, उसको हम लोग 3D बोलते हैं, 3 आयामी नक्शा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से गैर ज्वलनशील भवन सामग्री का चयन करें। कार्डबोर्ड, ब्रिक, टिम्बर, एस्बेस्टस, मेटल। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें जो जल नहीं सकती है। गैर ज्वलनशील भवन सामग्री चयन का निर्माण करना है, तो आपका कौन कौन सा जल नहीं सकता है? तो आपका कार्डबोर्ड यानी लकड़ी का है, जल सकता है। ईंट नहीं जल सकती है। टिम्बर यानी कि बांस जल सकता है। एस्बेस्टस आपका क्या होता है? आपका एस्बेस्टस एक जो है कपड़ा होता है, जिससे आपका क्या अग्निरोधक, आपका छतरी, आपको इन सब चीज़ों से बनता है, तो ये आपका नहीं जलता है। और मेटल, ये आपका क्या हो गया? बी, डी और ई, बी डी ई, ई है ना मेटल धातु, हाँ, बी ई और बी डी और ई। कहाँ पर है बी डी? ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन जो है गलत है, उसको सही करिएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। सहभागी उपगमन, दत्तक ग्रहण, मतलब कि ये आया कब है आपको बताना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, संस्कृति, ठीक है। तो प्रथाओं का पालन 2002 से 2007, ठीक है। उसके बाद में लोगों का प्रत्यक्ष सहभागिता और सीखा हुआ व्यवहार। तो सहभागी उपगमन का मतलब क्या होता है? सहभागी का मतलब लोगों की सहभागिता होती है, ठीक है, लोगों की सहभागिता। दत्तक ग्रहण का मतलब क्या होता है कि आपके दत्तक ग्रहण का, आपने कोई बच्चा, कोई कुछ भी चीज़ें, कोई भी कुछ व्यक्ति आपने उसको लिया और उसको दत्तक ग्रहण के हिसाब से लिया, तो प्रथाओं के पालन को आपने किया। ये नहीं कि आप गए कोर्ट, वहाँ पर जो है कचहरी में आप गए, एफिडेविट बनवाया, एफिडेविट के बाद आप तुरंत चले गए वहाँ पर जहाँ पर बच्चों को लेने का जो है पूरा प्रोसीजर पूरा किया था, वहाँ पर आप टिक मार्क कर दिए। दत्तक ग्रहण पूरा पूजा पाठ करके वहाँ से आपने बच्चा लेके आया और इसके बाद घर में आके दत्तक ग्रहण का पूरा आपने जो है प्रोसीजर किया, तो ये क्या होता है? प्रथाओं का पालन। इसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 चलेंगी, और इसके बाद
संस्कृति क्या होता है आपका? संस्कृति होता है जो सीखा हुआ व्यवहार होता है, वही संस्कृत होता है। 3, 1, 2, 4 जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 3, 1, 2, 4 आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक दिशा जो मकान के अगले हिस्से के निर्माण के लिए ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। एक दिशा जो मकान के अगले हिस्से के निर्माण के लिए ठीक नहीं है, तो आपके अगले हिस्से के लिए सबसे उचित अगर पूछा जाता तो आप क्या लगाते? पूर्व लगाते, अगर सबसे उचित पूछा जाता, ठीक है। और आपने अभी क्या पूछा है? दक्षिण है। अगर अगले हिस्से के लिए ठीक नहीं है तो दक्षिण है। पूर्व सबसे उचित है और उचित में आ जाएगा उत्तर, पूर्व, पश्चिम, तीव्र, लेकिन सबसे उचित आएगा तो क्या आएगा? पूर्व आएगा। फिलहाल अभी के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मानक को क्या कहता है? रुकावट, संवातन, खाली स्थान और भूदृश्य। तो किसी के लिए अगर जो है भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के लिए मानक को कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एक चीज़ मैं बता दूं, एक तो संवातन भी बोलते हैं और दूसरा भूदृश्य भी बोलते हैं। संवातन भी, भूदृश्य भी। सोचो, संवातन और भूदृश्य क्यों बोलते हैं? पहला तो इसलिए कि जब मकान के चारों ओर जगह खाली रहती है तो क्या होता है कि जो हवाएं आती जाती रहती हैं, ठीक है। क्या होता है? हवाएं आती जाती रहती हैं। दूसरा, आप भूदृश्य से होता है कि हाँ ये ज़मीनें छोड़ी गई हैं, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका बी और डी ये आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्या होंगे? सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीरियर्स में लंबा चौड़ापन निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शीतल रंग योजना के उपयोग, कम ऊंचाई वाले फर्नीचर, दर्पण, आईना एवं शीशे के उपयोग, खिड़कियों एवं दरवाजे की ज़्यादा संख्या। आवासीय इमारत के लिए क्या है? इंटीरियर्स में लंबा चौड़ापन निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो पहला तो शीतल रंग योजना यानी कि ठंडे रंग की, हल्के रंग की योजना को आपको देखना है, जिससे आपका जो है क्या होता है? कमरा और इंटीरियर अच्छा लगता है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका कि जो फर्नीचर लगाए जाते हैं वो ऐसे लगाने चाहिए वो कम ऊंचाई हो, मतलब सामान्य ऊंचाई को, बहुत ज़्यादा ऊंचे ना हो। तीसरा आपका जो है क्या हो जाएगा कि आईना व शीशा का उपयोग करें। इससे क्या हो जाता है? इससे कमरे सुंदर लगते हैं, इंटीरियर आपका लंबा चौड़ा दिखाई देता है शीशे का प्रयोग करके, ठीक है। खिड़कियों और दरवाज़ों की संख्या ज़्यादा करने से आपकी इंटीरियर बहुत अच्छे नहीं होते हैं, अपितु सामान्य ही लगते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 1, 2, 3 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासीय इमारत के लिए नियोजन करते समय बनाई जाने वाली योजना का सही अनुक्रम बताइए। फर्श योजना, भू आकृति योजना, सर्विस लेआउट, अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसके बाद उत्थापन, फिर उसके बाद परिक्षेप योजना, फिर आप उसके बाद जो है क्या है? स्थल योजना। तो आपका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? स्थल योजना का जो है वो करेंगे, खोजेंगे स्थल योजना, ठीक है। स्थल योजना खोजने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जो है आपका उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? फर्श योजना अपने जो है मिट्टी उट्टी पाट के उसको सही करेंगे। फिर सर्विस लेआउट, फिर सर्विस के लिए हम लोग क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद अनुप्रस्थ परिच्छेद, उसके बाद हम लोग जो है उसको बराबर बराबर कर लिए, तभी फर्श का योजना किए। अब उसका अनुप्रस्थ परिक्षेत्र देखेंगे, जो है पूरा कितना है, क्या है, सब कुछ उसको हम लोग जो है वो मानेंगे, आंकेंगे, देखेंगे। और उसके बाद उत्थापन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद में परिप्रेक्ष्य योजना देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपकी भू आकृति योजना देखेंगे। ये आपका ऑप्शन सही है। 7, 1, 3, 4, 5, 6, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिले, उसको क्या कहते हैं? अवस्थान, कक्ष विस्तार, सौर विकिरण, दिशामान। मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिले, ठीक है। तो वो क्या होगा? आपका अवस्थान होगा, मतलब ऐसा स्थान हो, ऐसे तरीके से दरवाज़ा खिड़की लगा हो कि आपका क्या हो कि जो है रोशनी अंदर आए, ताकि प्राकृतिक तत्व आपको दिखाई पड़े और आप उसको फील करें। सौर विकिरण, तो ये सौर ऊर्जा की जो है वो है, उसको आप जो है कुछ नहीं कर सकते, ठीक।
शायद इस क्वेश्चन की आवाज़ नहीं आई थी, मैं दोबारा इसको बोलना जा रही हूँ। शायद ये आपको मिलाना था। संतुलन कहाँ होता है? संगठित गतिविधि, संतुलन विश्राम पे आता है, लय आपका संगठित गतिविधि पे आता है, विशेष बल आपके केंद्र बिंदु पे दिया जाता है, अनुपात वहाँ पर मापनी के अनुसार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रंग, रेखाओं को दोहराया जाता है? तो पैटर्न होता है ना, पैटर्न। हम लोग कहीं मार्केट वगैरह कपड़ा वगैरह खरीदने जाते बोलते हैं एक पैटर्न का कपड़े मत दिखाइए, अलग अलग तरीके से दिखाइए, तो वो पैटर्न होता है। ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगा कि मैंने शायद इस क्वेश्चन का आंसर, या शायद आवाज़ नहीं आई, शायद मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने दोबारा इसको किया है। इसको भी दोबारा देख लीजिए एक बार। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना था। इसमें आपका 1 2 4 3 यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही गया था। ठीक है, इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन ये भी शायद, इसलिए मैं बता रही हूँ कि शायद मुझे कन्फ्यूज़न है कि इसमें आंसर वो आपकी आवाज़ नहीं आए थे। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, दिया हुआ डी है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में क्या हो जाता है? इसके बाद में आपका ये हो जाता है मकान की दिशा वाला। ये क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका ए आंसर सही है, इसको भी मैंने बताया। ठीक है, शायद इन क्वेश्चन का आंसर नहीं, मतलब आवाज़ नहीं आई थी, मुझे लग रहा था। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। और कोई भी समस्या होगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, ग्रुप पर या टेलीग्राम पर कहीं भी आप बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, शॉर्ट्स वगैरह भी देती हूँ जो आपके जो है सब्जेक्ट से उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, और शाम को 5 बजे ज़रूर लाइव क्लास में आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय, जय हिंद।